नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सिर्फ केवल सवाल हल नहीं करेंगे बल्कि उन कॉन्सेप्ट ट्रैप्स को भी समझेंगे जहां अक्सर अच्छे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सफर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट के संदर्भ में। अगस्त कॉम्ट के संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, उन्होंने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस कहा है एंड सेकेंड पॉजिटिव मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन को मान्यता देता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 दोनों या ऑप्शन 4 दोनों में से कोई भी नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है अगस्त के संदर्भ में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। चलिए इसको समझते हैं। अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस कहा और सेकंड पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशन को मान्यता देता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी तो कहा था, लेकिन प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म धार्मिक और अमूर्त मेटाफिजिकल व्याख्याओं को खारिज करता है। यह केवल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर 1, सिर्फ 1 ही आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दुर्खिम के संदर्भ में। नंबर है सोशल फैक्ट व्यक्तिगत होते हैं एंड नंबर 2 सोशल फैक्ट कॉनेक्टिव होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों या डी दोनों में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए इसको समझते हैं। सोशल फैक्ट व्यक्तिगत होते हैं और सोशल फैक्ट कौन से यानी बाध्यकारी होते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य अर्थात सोशल फैक्ट स्वी जेनेरिक्स होते हैं, यानी वह व्यक्ति से बाहर और समाज का हिस्सा होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कार्ल मार्क्स के संदर्भ में। बेस इकोनॉमी है एंड 2 सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमी को निर्धारित करता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है देखते हैं। ऑप्शन 1 ए केवल 2, सी दोनों या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए बेस इकोनॉमी है। क्या करेक्ट आंसर हो जाता है? बेस इकोनॉमी है। दिस इज द ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। मार्क्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बेस ही सब कुछ तय करती है। सुपर स्ट्रक्चर धर्म राजनीति अर्थव्यवस्था को निर्धारित नहीं करता बल्कि अर्थव्यवस्था इसे निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैक्स वेबर के संदर्भ में। नंबर 1 क्लास केवल इकोनॉमी पर आधारित है एंड बी स्टेटस प्रेस्टीज पर आधारित है। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर देखते हैं। केवल 1, केवल 2, सी दोनों या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी केवल 2। चलिए इसको समझते हैं। वेबर ने 3 कंपोनेंट थ्योरी में क्लास आर्थिक स्थिति है और स्टेटस प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पहला पॉइंट आधा सच है क्योंकि वेबर ने सत्ता पावर की भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंडियन सोसाइटी से हम आते हैं। एम.एस. श्रीनिवासन के संदर्भ में संस्कृतनाइजेशन अपवर्ड मोबिलिटी से जुड़ी है और वेस्टर्नाइजेशन कास्ट सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1 केवल 1। संस्कृतनाइजेशन के पदक्रम से ऊपर बढ़ा जा सकता है लेकिन पश्चिमीकरण जाति व्यवस्था को कमजोर करता है, मजबूत नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कास्ट सिस्टम के संदर्भ में। इसमें नंबर 1 क्लोज सिस्टम है, अभी इसमें मोबिलिटी संभव है। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2, सी दोनों या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी दोनों। चलिए इसको समझते हैं। जाति एक बंद व्यवस्था है लेकिन श्रीनिवास के संस्कृतनाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसमें सीमित मोबिलिटी संभव है। इस प्रकार इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट सोशल रिसर्च से है हाइपोथेसिस के संदर्भ में।
हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के संदर्भ में यह टेस्टेबल होना चाहिए, या 2, या फाइनल कंक्लूजन होता है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 1, केवल 2, या सी दोनों, या डी कोई में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल 1। परिकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है जिसे टेस्ट करना बाकी है, यह अंतिम निष्कर्ष नहीं होता है। इस प्रकार यानी यह फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है, तो इस प्रकार आंसर 1 सही है। सैंपलिंग के संदर्भ में यह पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एंड सेकंड ऑप्शन है यह हमेशा बेस फ्री होता है। ऑप्शन यहाँ पर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1, केवल 1। सैंपलिंग पूरे डाटा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करता है, लेकिन यह बेस फ्री नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फैमिली के संदर्भ में यह प्राइमरी ग्रुप है, या सेकेंड, या सेकेंडरी ग्रुप है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, या डी कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्राइमरी ग्रुप। परिवार प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप है क्योंकि यहाँ संबंध घनिष्ठ और आमने सामने के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैरिज के संदर्भ में यह सोशल इंस्टीट्यूशन है, या सेकेंड, या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ए केवल 1, बी 2, सी दोनों, या डी कोई भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आप फिर कमेंट में इसके आंसर चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कल्चर के संबंध में यह लर्न है, या इनहेरिटेड, या जेनेटिक है। केवल 1, केवल 2, केवल सी दोनों, या डी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। नॉर्म्स के संदर्भ में यह बिहेवियर गाइड करते हैं, या लॉ होते हैं। चलिए इन 2-3 क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट में लिखें और फिर इसके आंसर प्राप्त करें कि आपके अनुसार क्या होता है। फिर मैं इसके एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। विलियम एफ ऑकबर्न के संदर्भ में आप कमेंट में जैसे ही जवाब देंगे उसके आंसर मैं आपको बता दूंगी। नंबर 1, कल्चरल लैग मटेरियल कल्चर से जुड़ा होता है, एंड सेकेंड, नॉन मटेरियल कल्चर तेजी से बदलती है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, चलिए इसको जवाब दीजिए। आप अपने आंसर इस जवाब टिक करें और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। ऑप्शन ए केवल 1, बी 2, सी दोनों, या डी में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल 1। चलिए इसको समझते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ेपन कल्चरल लैग में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल पीछे छूट जाती है। स्क्रिप्ट में पॉइंट 2 गलत है क्योंकि अभौतिक संस्कृति धीमी गति से चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज यह इनइक्वलिटी पर आधारित होती है। ऑप्शन 1 है कथन, एंड सेकेंड है यह इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 1 केवल 2, सी या डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। चलिए इसको समझते हैं किस प्रकार। कथन 1 के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ ही समाज को अलग अलग स्तरों या श्रेणियों में बांटना है। यह व्यवस्था तथ्य पर आधारित है कि समाज में संसाधनों, शक्तियों और प्रतिष्ठा का वितरण समान नहीं है। इसमें लोगों को उच्च और निम्न श्रेणियों में रखा जाता है। उदाहरण के लिए अमीर, गरीब, उच्च, निम्न जाति।
एंड सेकंड कथन है यह इक्वलिटी को बढ़ावा देता है, जो गलत है, क्योंकि स्तरीकरण समानता को नहीं बल्कि असमानता को संस्थागत बनाता है। यह समाज में भेदभाव और अंतर पैदा करता है। इसमें स्तरीकरण होता है जहां अवसर और अधिकार सबको एक जैसे नहीं मिलते, बल्कि व्यक्ति की श्रेणी स्टेटस के आधार पर उनको मिलते हैं। तो इस प्रकार सही विकल्प केवल 1 होगा। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में लेवल चेंज होता है एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वर्टिकल मोबिलिटी में स्टेटस चेंज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए समझते हैं। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में पद समान रहता है, लेवल चेंज नहीं होता है, जबकि वर्टिकल मोबिलिटी में प्रतिष्ठा और स्टेटस बदल जाते हैं। तो इस प्रकार केवल 2 सही है। नेक्स्ट मिक्स कॉन्सेप्ट में वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है। इन ग्रुप के संदर्भ में WG समनर, इसमें बिगनर्सनेस होती है और इसमें हॉस्टिलिटी होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कथन 1 सिर्फ सही है। कथन 1, अंतर समूह इन ग्रुप में हम की भावना और अपनापन होता है। शत्रुता हॉस्टिलिटी बाहरी समूह आउट ग्रुप के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस शहर से एग्जाम दे रहे हैं। और अभी स्टेट एग्जाम की भी बहुत सारी एग्जाम के बारे में निकला है और MP स्टेट के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो चलिए उस पर भी आप वीडियो देखना ना भूलें। और दूसरे स्टेट के भी अगर आप कौन से स्टेट से उसके फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिहार स्टेट की भी आपकी कमेंट्स में आए थे तो उसके भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसे देखना ना भूलें। तो बिहार स्टेट के एग्जाम कब होने वाले हैं, चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबलाइजेशन का विस्तृत विवरण यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 कथन कह रहा है यह इंटीग्रेशन एकीकरण को बढ़ाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देश, समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ते हैं। आर्थिक जुड़ाव, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सांस्कृतिक मेलजोल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण दुनिया के एक कोने की संस्कृति दूसरे कोने तक पहुंचती है, जिसे हम ग्लोबल विलेज की अवधारणा भी कहते हैं। एंड सी, पारस्परिकता, देश एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर एकीकरण बढ़ता है। एंड कथन 2, यह आइसोलेशन, अलगाव यह बढ़ाता है, यानी अलगाव बढ़ाता है। यह गलत स्टेटमेंट है। अलगाव का अर्थ खुद को दुनिया से काट लेना या अलग थलग हो जाना होता है, जबकि वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य सीमाओं को तोड़ना और संपर्क बढ़ाना है। तो इस प्रकार यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है सिर्फ विकल्प ए ही सत्य है, क्योंकि यह दुनिया को जोड़ने का काम करता है, अलगाव का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अर्बनाइजेशन के संदर्भ में हम देखेंगे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर रूरल कल्चर मजबूत होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अनुसार केवल 1 सही है। चलिए इसको समझते हैं। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन जनसंख्या का केंद्र बढ़ाता है, सही है। शहरीकरण का सबसे बुनियादी लक्षण यही है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। सीमित स्थान, अधिक लोग, इसके परिणाम स्वरूप एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ जाता है। संसाधनों का केंद्र, बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग शहरों में जमा होने लगते हैं, जिससे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट कथन है हमारा रूरल कल्चर मजबूत होता है, गलत है, क्योंकि शहरीकरण और ग्रामीण संस्कृति का संबंध अक्सर विपरीत होता है। जो लोग शहर आते हैं और शहरी जीवन शैली को अपनाते हैं, उससे ग्रामीण परंपराएं, संयुक्त प्रणाली और पुराने रीति रिवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और शहर में संबंध औपचारिक होते हैं, जबकि ग्रामीण संस्कृति प्राइमरी रिलेटिव्स घनिष्ठ संबंधों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार शहरीकरण इस ग्रामीण आधार को कमजोर करता है। तो इस प्रकार यहाँ आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर इन इक्वलिटी के संदर्भ में यह सोशल कंस्ट्रक्ट है, यह केवल बायोलॉजिकल है। करेक्ट आंसर है, आप कथन को पहले समझेंगे।
पहला कथन कहता है ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट सामाजिक संरचना है। बिल्कुल सही है। समाज शास्त्र में सेक्स और जेंडर के बीच एक स्पष्ट अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जेंडर यह समाज द्वारा बनाई गई पहचान है। समाज यह तय करता है कि पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसे साहसी होना, महिलाओं को कैसा, जैसे कि सहनशील होना। और सोशलाइजेशन, बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं निभाई जाती है, जैसे लड़कों को खिलौने में कार और लड़कियों को गुड़िया देना। यह असमानता प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने बनाई है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है यह बायोलॉजिकल है, गलत। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ट्रैप है। सेक्स वियस जेंडर, जैविक अंतर, बायोलॉजिकल डिफरेंस को सेक्स कहा जाता है, जैसे प्रजनन अंग। लेकिन इन जैविक अंतरों के आधार पर किसी को कमतर समझना या अधिकार न देना जेंडर इक्वलिटी है, जो विशुद्ध रूप से सामाजिक है। अगर यह केवल जैविक होता तो दुनिया के हर समाज में महिलाओं की स्थिति एक जैसी होती, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं बदलती रहती हैं, जो साबित करता है कि यह केवल जैविक नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविएंस के संदर्भ में यह नॉर्म्स का उल्लंघन है या यह हमेशा क्राइम होता है। ऑप्शंस यहाँ पर हम देखेंगे, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सी दोनों, या केवल डी दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए इसको समझते हैं। विचलन यानी डिविएंस नियमों का उल्लंघन है, लेकिन हर विचलन अपराध नहीं होता। जैसे समाज में अलग तरह के कपड़े पहनना विचलन हो सकता है, पर वह अपराध नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर केवल क्या हो गया, आंसर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुपर ट्रिकी हाई चांसेस क्वेश्चन है रिलीजियस के संदर्भ में। इसको अवश्य आप ध्यान से देखें और समझें। थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसे इग्नोर करें प्लीज। रिलीजियन के संदर्भ में यह सोशल इंटीग्रेशन पैदा करता है, सेकंड या कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए समझते हैं। समाजशास्त्र में धर्म को केवल पूजा पाठ के रूप में नहीं बल्कि समाज पर इसके प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दोनों होगा। दोनों कथन सही है। चलिए इसको समझते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाहिल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया है कि धर्म समाज को जोड़ने वाली गोंद की तरह काम करता है। इससे सामूहिक चेतना, जब लोग एक ही धर्म को मानते हैं तो उनके मूल्य और विश्वास एक समान होते हैं, जिससे उनमें एकता बढ़ती है। और अनुष्ठान, सामूहिक प्रार्थना, त्योहार और धार्मिक उत्सव लोगों को एक साथ लाते हैं, जिससे सामाजिक जुड़ाव महसूस होता है। एंड सेकेंड कथन है कि यह कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है, सही है। वही दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ने संघर्षवादी विचारक का मानना है कि धर्म हमेशा समाज के लिए शांतिपूर्ण नहीं होता है। अतः धार्मिक संघर्ष, जब दो अलग अलग धर्मों के विचार में आपस टकराते हैं जब दो अलग अलग धर्मों के विचार आपस में टकराते हैं तो यह दंगों या युद्ध का रूप भी ले सकता है। धर्म कभी कभी हम बनाम वे की भावना पैदा करता है, जिससे समाज में दरार पैदा होती है। धर्म कभी कभी रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देकर समाज में होने वाले प्रगतिशील बदलाव का विरोध करता है, जिसमें तनाव पैदा होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर विकल्प सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एजुकेशन के संदर्भ में यह सोशलाइजेशन का एजेंट है। एंड कथन 2, यह इनइक्वलिटी रिड्यूस कर सकता है। चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पे समझते हैं पहले तो शिक्षा में समाजीकरण का एक प्रमुख दैतिक अभिकर्ता सेकेंडरी एजेंट माना जाता है शिक्षा को। स्कूल और कॉलेज में बच्चा केवल गणित या विज्ञान ही नहीं सीखता, बल्कि समाज के नियम, अनुशासन, समय की पाबंदी और दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना, यह भी सीखता है। शिक्षा व्यक्ति को समाज में अपनी भविष्य की भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। दुर्खिम के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य समाज के जीवित रहने के लिए आवश्यक सामूहिक चेतना को बच्चों में भरना होता है। जबकि कथन 2 या इनइक्वलिटी असमानता कम कर सकता है, यह भी सही है। समझते हैं। शिक्षा को अक्सर द ग्रेट इक्वलाइजेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामाजिक स्तर को बदलने की शक्ति होती है। योग्यता आधारित अवसर, शिक्षा व्यक्ति को
उसकी जाति, धर्म या गरीबी के बजाय उसकी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका देता है। सोशल मोबिलिटी, एक गरीब परिवार का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद हासिल कर सकता है, जिससे समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक खाइयां कम होती हैं। जागरूकता, शिक्षा लोगों को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, जिससे वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके और समानता की मांग कर सके। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए आप बताएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रेफरेंस ग्रुप के संदर्भ में यह हमेशा मेंबरशिप ग्रुप में होता है या सेकेंड या नॉन मेंबरशिप ग्रुप में भी हो सकता है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, चलिए इसको देखते हैं। बी केवल टू, संदर्भ समूह वह है जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए यह नॉन मेंबरशिप ग्रुप में हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटस के संदर्भ में कथन 1, स्क्राइब जन्म से प्राप्त मिलता है एंड सेकेंड अचीवर्स प्रयास से मिलता है। इसमें कौन सा कथन सही है, चलिए इसे हम देखते हैं। स्टेटस, स्टेटस हमें जो है अचीवर प्रयास से मिलता है। अगर हम कोई भी चीज शिक्षा के माध्यम से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमारी स्टेटस डिसाइड होती है। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यह हमेशा सोशल चेंज के संदर्भ में कथन 1, यह कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और कथन 2, ये हमेशा प्लांट होता है। यहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए केवल 1। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा नियोजित नहीं होता, कई बार आकस्मिक भी हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके ऑप्शंस आज के 25 अल्ट्रा ट्रिकी सवाल। उम्मीद है इन बारीकियों ने आपके कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत किया होगा। अगर आपको किसी सवाल में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और उन 2-3 क्वेश्चनों के जवाब आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, जिसकी जवाब मैं आपको बताऊंगी। तैयारी जारी रखें क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।